ओके, सो दिस इज द चैप्टर सोल्यूशन। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा सोल्यूशन। जनरली आप लोग पढ़ते होंगे सोल्यूशन का मतलब है कुछ डिजॉल्व करेंगे किसी चीज में, जनरली वही बोलते हैं ना। दिमाग में 10th क्लास तक तो वही रहता है। सोल्यूशन का मतलब है कोई, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर शुगर सोल्यूशन डाल दे, शुगर डाल दिया, डिजॉल्व कर दिया, तो वो एक सोल्यूशन बन गया। हमें राइट यही सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। सोल्यूशन का मतलब है दो चीजों को मिक्स कर, एक आइटम ज्यादा होगा, एक आइटम कम होगा। जो ज्यादा होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। और दोनों को मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन। ये बात पता है ना? हाँ। गोल्ड गोल्ड को हार्ड करने के लिए, गोल्ड को हार्ड करने के लिए क्या मिक्स करते हैं हम? क्योंकि गोल्ड क्या होता है, बहुत मैलिएबल होता है। उससे अगर ऑर्नामेंट बनाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा? ऑर्नामेंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो सॉफ्ट होता है बहुत, कोई भी डिजाइन बनाओगे खराब हो जाएगा। तो उसको हार्ड करने के लिए क्या मिलाते हैं? कॉपर मिलाते हैं, नहीं तो सिल्वर मिलाते हैं। दो टाइप के गोल्ड आपने देखे भी होंगे, जो जनरली यूपी बिहार में मिलते हैं। उनके कलर थोड़ा सा गोल्ड जो है वाइटिश कलर में रहता है, हल्का सा। और जो कॉपर वाला होता है ज़्यादातर केरला वगैरह में देखा होगा आपने, और दुबई वगैरह से जो लेके आते हैं गोल्ड। आप में आपके किसी के यहाँ दुबई से गोल्ड आया है कुछ थोड़ा बहुत? तो वो थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है, क्योंकि उसमें कॉपर मिला होता है। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री आपको बोलेंगे 22 कैरेट दे रहे हैं हम। ठीक है। बट आजकल तो पहले तो मिल भी जाता था प्योर, आजकल कुछ नहीं देते। वो हार्डली 16 कैरेट होता है, हार्डली 16 कैरेट गोल्ड होता है, या मैक्सिमम होगा तो 18, दैट्स ऑल। बट दे चार्ज 22 कैरेट। हाँ, प्योरिटी बताता है, प्योरिटी बताता है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा 91.4 भी बोलते हैं। कौन पूछ रहा है? ये नाम क्या है आपका? हाँ, कृष्णन। ओके, आई विल टेल यू। ध्यान से सुनो। आप तो केरला के हो ना? तो आपके यहाँ जो गोल्ड है वो किस कलर के हैं गोल्ड? थोड़ा रेडिश कलर के हैं या बिल्कुल वाइट? हाँ, हाँ, वो वाइट कलर का आपने कहीं और दिल्ली उल्ली में खरीदा होगा। दिल्ली, यूपी, बिहार, उस एरिया में, पंजाब, वहाँ वो थोड़ा वाइट, क्योंकि उसके अंदर चांदी मिलाते हैं वो लोग। और जो कॉपर मिलाते हैं वो थोड़ा रेडिश कलर का होता है। एनीवे, आपने कैरेट पूछा है, मैथमेटिक्स में अंदर आ गए हम लोग। 22 आउट ऑफ 24, भाई 22 कैरेट बोलते हैं ना। 20 और 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है, और 22 कैरेट का कौन सा होता है? वही जहाँ पे लिखा होगा। आपने आपने कभी कभी 914 बोलते हैं, कभी कभी देखा होगा आपने, चंदाना ब्रदर्स वगैरह, चेन्नई मॉल्स वगैरह, उस एरिया में जाओ तो 914 लिखा हुआ रहता है। व्हाट डज इट मीन? इनफैक्ट इट इज नथिंग बट 91.4%। तो 22 आउट ऑफ 24 है, तो एक होगा तो क्या होगा? एक मिनट। 24 है तो उसके अंदर हमको 22 मिलता है। एक है तो 22/24, और 100 है तो 22/24। ये 11 और ये 12, तो 1100 में 12 से डिवाइड करो। 12 निम्न 108, 2 20, 12 एकम 12। ठीक है, डेसिमल 0 कितना आएगा? 12 छिक 72। तो अराउंड ये 91.6। कोई गलती होगी क्या यार? हम्म, एक मिनट। हाँ, हाँ, 91.6 आ रहा है। हाँ, 91, 916 होता है, सॉरी। मैं 914 बोल रहा था ना, ये 916 है। ठीक है, 916 लिखा रहता है, 91.6%। तो आई होप अब जो आप बोल रहे थे 91.6 या 22 कैरेट, आई थिंक यू गॉट इट। अच्छा, क्लियर हो गया ना? हाँ, बस इसका मतलब प्योरिटी होता है।
अगर आपको किसी को गोल्ड लेना है तो सबसे रिलायबल, सबसे बढ़िया बिजनेसमैन इंडिया में कौन कौन है बता सकते हो, जो देशभक्त भी है और सबसे अच्छा है? कैन यू टेल? यस, टाटा। बिल्कुल सही बोले। तो गोल्ड लेना है तो कहाँ से लो? तनिष्क, नाम सुना है? तनिष्क नाम सुनते हो ना? हाँ, तो तनिष्क बेटर, तनिष्क से लेने से अच्छा है। एनीवे, छोड़ो यार, हम बहुत दूर चले आए, वो सब बातें नहीं करनी है मुझे। तो मैंने आपको क्या बताया था? सोल्यूशन। तो सोल्यूशन और कुछ नहीं, मिक्सचर होता है। लेकिन वो सोल्यूशन किस चीज का है? गोल्ड का है। गोल्ड उसमें क्या है? गोल्ड ज्यादा है, कॉपर कम है। ठीक है, तो सॉल्वेंट कौन है? गोल्ड है। सॉल्यूट कौन है? कॉपर है। और सॉल्यूशन बन गया। तो अभी कुछ कुछ बच्चे जो शुरू शुरू में, मैं अपनी बात बताता हूँ, दूसरों की छोड़ो, अप टू 10th क्लास मैं सॉलिड में सॉलिड के मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं समझता था, सॉल्यूशन नहीं होता। बाद में जब समझ में आया, हर क्लासेज में 11th क्लास में जब जाके पता चला। नहीं बताते लोग, समझाते नहीं है। मैं प्योरली गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ, तो नहीं बताते टीचर्स। कभी कभी अच्छे टीचर मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बताते हैं। एनीवे, तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है ये कि मिक्सचर द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास। ब्रास जानते हो? ब्रास किस चीज का मिक्सचर होता है? मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास मालूम है? पीतल। हाँ, ठीक है ना, आपके घर में कोई बर्तन होगा। और जर्मन सिल्वर एक बहुत अच्छा है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कभी नहीं होता, बट नाम है क्या? जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर क्या हुआ? क्या क्या है, किस चीज का मिक्सचर? कॉपर, जिंक और निकल। कॉपर, जिंक और निकल। कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर। फिर आप, फिर उसमें ऑप्शन दे देगा, और एक एक ऑप्शन नील होगा या जीरो होगा, जो भी होगा, फिर बाकियों में कुछ भी लिख देगा, 4%, 2%, 1%। फिर कुछ लोग तुक्का लगाएंगे, चलो 1 होगा या 2 होगा। और जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं। ठीक है, ये सब मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड। अच्छा, अब आगे देखो, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज समझते हो आप? ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज बोलो यार। ब्रॉन्ज मेटल है, मतलब मिक्सचर है ये। क्या बोलते हैं इसको? एलॉय। हाँ, एलॉय होता है ये। और किसको? ब्रॉन्ज को कांसा बोलते हैं शायद। ठीक है, कांस्य पदक नहीं सुना? कांस्य पदक, कांसा बोलते हैं, कांसा हिंदी में। ठीक है ना, सिल्वर को चांदी, और रजत, रजत पदक, रजत, है ना। गोल्ड को स्वर्ण, रजत और कांस्य, ये पदक होते हैं 3। आप लोग हिंदी नहीं पढ़ते यार, हिंदी में बहुत कमजोर हो आप लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। बहुत मैं ऐसे, केमिस्ट्री में यही मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत है, कुछ भी पूछने लग जाओगे मैं बताता चला जाऊंगा, बहुत प्रॉब्लम है। मैटर से मैं बहुत दूर भाग जाता हूँ। चलो आगे क्या बोलता है? और भी बहुत सारे मिक्सचर हैं, किस तरह के मिक्सचर होंगे, किस तरह से बनेगा वो। लेकिन इन सबकी एक कंडीशन होनी चाहिए, सबके सब कैसे होने चाहिए? होमोजीनस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? होमोजीनस, एक जैसा। ठीक है ना? हाँ, तो अब यहाँ पे आता है पीपीएम। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, खास करके जब हम लोग वो देखते हैं ना, कहाँ पे प्रदूषण कितना है। प्रदूषण समझते हो? पोल्यूशन, पोल्यूशन कितना है, हाँ, पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, कितना कम है। तो ये पोल्यूशन जानने के लिए यहाँ पे पीपीएम का इस्तेमाल होता है। पीपीएम का मतलब क्या हुआ? पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10⁶, मतलब 10 लाख। 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, पता है नहीं बात? तो 0,0,0,5 वाले को 1 लाख बोलते हैं। जब 10 लाख होगा तो 10⁶। तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में एक, इतना, उतने से पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बोलता है 1.5 ppm कॉज, ये किसके बारे में बोल रहा है? फ्लोराइड आयन के बारे में बोल रहे हैं। और खास करके जो तेलंगाना में रह रहे हैं लोग बाग, आप सबको याद होगा कि जो पीने का पानी आता है वो ड्रिंकिंग वाटर अलग से होता है, नहाते आप अलग से, क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड आयन बहुत ज़्यादा है। फ्लोराइड आयन इतना ज़्यादा है, अगर खास करके कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर इतना ज़्यादा फ्लोराइड है कि वो बच्चे भी पैदा होते हैं ना, लूले लंगड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, हाथ पैर ठीक नहीं रहते, हड्डियाँ खराब हो जाती हैं। तो फ्लोराइड आयन होना तो जरूरी है एक लेवल तक, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो नुकसान करता है। तो फ्लो आपने देखा होगा, आपके जो टैप होते हैं, नल होते हैं, जो नल के ऊपर बहुत जम जाता है कुछ वाइट वाइट, है ना। बाकी दिल्ली वगैरह में देखोगे तो ऐसा नहीं है, दिल्ली वगैरह में देखोगे तो आपको ऐसा वाइट नहीं मिलेगा जो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो क्या होता है, वो फ्लोराइड चिपका हुआ रहता है, ठीक है। अब देखो यही फ्लोराइड हमारे लिए कितना बढ़िया है, बता रहा है कि अगर ये कम है, फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके, हमारे टूथ के डिके को बचाता है। इसलिए कभी अभी आजकल तो नहीं, पहले एक बिना का टूथपेस्ट हुआ करता था, उसमें बोलते थे फ्लोराइड है उसके अंदर, तो वो टूथ डिके को बचाता है, टूथ डिके नहीं होने देता। लेकिन वाइल 1.55 causes the tooth to become mottled and high concentration of fluoride and can be poisonous, अगर और ज्यादा हुआ तो पॉइजन का भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड किस काम में आता है? चूहे मारने के लिए। वही फ्लोराइड सोडियम के साथ मिलके आपको पॉइजन भी मिलता है। और इंट्रावेनस इंजेक्शन आर ऑलवेज डिजॉल्व। अच्छा, लैग हो रहा हूं तो भाई मुझे क्या करना है? हाँ, वो पहले बताते थे, एक टूथपेस्ट आता था, ठीक है, टूथपेस्ट होता था एक पहले, मुझे लगता है नेट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम थी। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अच्छा एक चीज बताओ, आप सबको मालूम है ग्लूकोज, गांव हो या शहर हो, कोई बीमार हो जाता है तो एक ग्लूकोज की बोतल खरीद के लाते हैं, उसको लगा देते हैं, लगाने का मतलब समझ गए, चढ़ा देते हैं पानी। आप देखोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा उसमें सॉल्ट है, शुगर है, पानी है। तो आप अगर घर में बना लो तो क्या प्रॉब्लम है, और चढ़ा दो। यस, यस, अगर ये हो रहा होता तो फिर बोतलें बिकनी बंद हो जाती, लोग अपने घर में ही बना लेते। अब ध्यान से सुनो नूपुर, अगर वो कॉन्सेंट्रेट आपने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो क्या करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आपने पढ़ा होगा था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे चना छोला पानी में डाल देते हो तो क्या हो जाता है, फूलता है ना, वो फूल जाता है ना। तो सेम वे वो कहाँ से फूल रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसके अंदर है, और वो पानी को अलाउ करता है अंदर जाने के लिए, क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन अंदर कम है या नहीं है, कम है, तो पानी अंदर चला जाता है। तो सेम वे यहाँ पे ये बताना चाह रहा है ये कि अगर मान लो ये है क्या नाम, किशमिश, किशमिश समझते हो, किशमिश को पानी में डाल दो तो क्या हो जाएगा, हाँ फूल जाएगा ना। तो फूलने का मतलब क्या है, पानी अंदर चला गया, बिकॉज पानी वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड में कम है, तो वो भी एसपीएम के थ्रू जा रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा रहा है, तो पानी अंदर भर जाता है और वो फूल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आगे कि यहाँ पे भी, अब वो तो फूल गया, ठीक है, अब उल्टा अगर करें, अब आपको याद होगा अचार 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 बनाते हैं ना, आम, मैंगो पिकल बनाना है आपके घर में, तो मैंगो को काटा जाता है पहले, है ना। फिर आपका पहला काम, गृहिणी जो घर में है वो क्या करती है बताओ, पहला काम क्या करती है वो? नहीं वो ठीक है, काट लिया सब कर लिया, उसके बाद? अरे यार ठीक है, सुखाते हैं, वो भी सिंपली नहीं सुखाते, नो कुछ करते हैं, यस,
उसमें सॉल्ट डालते हैं, सॉल्ट, उसमें नमक डालेंगे। तो नमक क्यों डाला उसमें? क्योंकि नमक बाहर साइड रहेगा, बाहर साइड रहेगा नमक, उसके अंदर वाटर कंटेंट्स नहीं है, वो वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। तो उसको पानी कहाँ से मिलेगा? उसको पानी आम के अंदर से मिलेगा, तो पानी को बाहर निकालता है वो। इसलिए जब भी आप नमक वगैरह डाल देते हो ना किसी चीज में, तो फटाफट कोई भी चीज पानी छोड़ देती है। खास करके जैसे अगर आप सलाद वगैरह काटते हो, नमक डाल देते हो, तो बहुत जल्दी जो है पानी छोड़ देता है वो सारी चीजें। एनीवे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो मैं बताने चल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। सेम वे अगर आपने अब यहाँ पे क्या देखा, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस आइटम में से अभी अभी कुछ लोग बोलते हैं, अब ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंगूर का मौसम है, अभी ऑलमोस्ट खत्म भी हो गया। अंगूर के मौसम में अंगूर के ऊपर आपको शायद नहीं मालूम होगा, अंगूर और मिर्च, हरी मिर्च की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों के ऊपर इतना ज्यादा पेस्टिसाइड होता है, बहुत ज्यादा होता है। जो कमर्शियल यूज करते हैं, जो कमर्शियल जिनके होती है, लोग बाग गांव घर में जो मिर्ची वगैरह लगाते हैं ना, वो लोग कुछ नहीं डालते उसमें। लेकिन जो खेती करते हैं उसकी, तो उसके अंदर बहुत पेस्टिसाइड होता है। आप अंगूर लेके आए, आपने देखा होगा कभी कभी उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट लगा भी रहता है। कैसे धोएंगे, कैसे साफ करेंगे कि वो साफ हो जाए अच्छे से, बढ़िया से? कोई तरीका? यही करते हैं जो समझदार लोग हैं, पानी पानी लेंगे और उसको थोड़ा नमक डालेंगे। अंगूर का जो अंदर का कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन पानी का जिसके अंदर नमक है, उसकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन ज्यादा रखो। जब ज्यादा रखोगे और फिर इसके अंदर आप अंगूर डुबो दोगे, तो क्या होगा? ये पानी पानी किधर जाएगा? बोलो, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर पानी अंगूर से बाहर निकलेगा या पानी अंगूर के अंदर जाएगा? बाहर निकलेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, कंसंट्रेशन पानी का ज्यादा रखा है, नमक ज्यादा डाला है, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा रखूंगा तो कंसंट्रेशन पानी की किधर ज्यादा, अंगूर के अंदर या पानी के अंदर? पानी के अंदर। पानी के अंदर नमक ज्यादा है, नमक की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन कम है। तो जिधर कम रहेगा पानी उधर की तरफ भागता है। तो पानी क्या करेगा, अंगूर बाहर, अंगूर का पानी बाहर की तरफ आएगा, और पूरे पूरे अंगूर में से जब पानी आएगा तो क्या करेगा, वो बाहर की तरफ आएगा, तो उसके ऊपर जो भी चिपका हुआ रहेगा उसको क्या करेगा, पहले तो पानी में डाला हुआ है वैसे मॉइस्ट होगा, पूरा लूज हो जाएगा, और फिर ऊपर से वो क्या करेगा, उसके ऊपर जो भी चिपका हुआ रहेगा उसको बाहर निकाल देगा, क्योंकि पानी बाहर आना चाहता है, पानी बाहर आना चाहता है, ठीक है ना? तो आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको। इस चैप्टर में है ये सारी चीजें, कोई भी चीज मैं ऐसे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, खूब सारी आने वाली हैं, थोड़ा बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है? अब हम आगे बढ़ेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। तो अगर आप कम कंसंट्रेशन वाला पानी डाल दिया, चलो ठीक है भाई, अभी बोला था कि नमक ज्यादा वाला पानी आ गया, तो क्या होगा, ब्लड सेल्स के अंदर अगर आपने चढ़ा दिया किसी को, ब्लड सेल के अंदर का पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो आपने इंट्रावेनल चढ़ाया ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब ऐसे में किसी ने सोचा, नहीं सर नहीं, हम तो ज्यादा वाला नहीं चढ़ाएंगे, हम तो कम वाला चढ़ाएंगे। ठीक है, कौन सा चढ़ाएंगे? कम वाला, थोड़ा कम कर दो कंसंट्रेशन, बिल्कुल कम कर दो। आपने कंसंट्रेशन कम कर दी, और ब्लड सेल्स के अंदर, ध्यान से सुनना, वाटर कंसंट्रेशन कम हो गया, बाहर वाला ज्यादा हो गया, क्योंकि आपने बाहर जो जो डाला उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, कम है। अब बताओ क्या होगा, ब्लड सेल्स विल बस्ट, क्योंकि उसके अंदर पानी भरेगा, भरेगा कि नहीं, क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन कम है उसके अंदर, आपने पानी ज्यादा डाल दिया है, तो ऐसे में क्या होगा, वो बस्ट हो जाएगी। दोनों साइड से नुकसान है। तो अब आपको चाहिए एक्यूरेट। तो एक्यूरेट के लिए आपको कैसे मालूम पड़ेगा कब एक्यूरेट है? इसीलिए कंपनियां बनाती हैं, उसका पूरा क्वालिटी कंट्रोल होता है, चेक होता है, करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, देन ओनली इट विल बी सप्लाई टू द पब्लिक। अदरवाइज अगर खराब हुआ तो, मान लो कोई सॉल्यूशन खराब हो गया, तो क्या करते हैं,
अच्छी कंपनी है तो फेंक देगी वो कभी नहीं रखेगी, कभी नहीं बेचेगी उसको, अपना नाम खराब नहीं करेगी, उसका नाम खराब हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, चीजें क्लियर हैं। ओके, छोटी छोटी चीजें हैं। अब आगे आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बातें करेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ बता रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, वेपर के बारे में पढ़ेंगे, वेपर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ चीजें आपने 11th में पढ़ा है वेपर के बारे में, याद है आपको वेपर पढ़ाया था मैंने, तो वैसे ही कुछ है। टाइप ऑफ सोल्यूशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, मैंने आपको सोल्यूशन बताया, सोल्यूशन आर होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट, लेकिन हम लोग मोर देन टू नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग प्योरली बाइनरी सोल्यूशन पढ़ेंगे। बाइनरी का मतलब होता है दो, कोई भी दो, बस दो के बारे में हमारे सिलेबस में, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, एक सॉल्वेंट होता है विच इज द लार्जेस्ट क्वांटिटी, भाई अगर हम दो या दो से ज्यादा हैं तो लार्जर तब बोलेंगे जब दो होंगी। अब जब लार्जेस्ट की बात कब होगी, जब दो या दो ज्यादा चीजें होंगी, तो लार्जेस्ट क्वांटिटी में जो आइटम होगा वो क्या होगा, वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। और जो बाकी बाकी के सब होंगे, अगर एक है तो सॉल्यूट है, और सॉल्यूट जरूरी नहीं कि एक हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ बाइनरी एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट। जब हम बाइनरी की बात करेंगे तो एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट, ठीक है, और दोनों मिला के सोल्यूशन बने। अब सबसे पहला सोल्यूशन है गैसियस सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन मतलब जो सोल्यूशन होगा वो गैस में ही रहेगा, तो गैस में रहेगा तो इसका मतलब सॉल्वेंट सबसे ज्यादा, भाई सॉल्वेंट मतलब जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, तो सीधी सी बात हो तो गैस होना ही होना है। अब उस गैस में क्या क्या मिला सकते हो, एक तो हम गैस ही मिला सकते हैं, गैस मिला दी तो वो क्या हो गया, अब ये देखो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या कौन सी गैसेज हैं, यही दोनों है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेज हैं, क्योंकि दोनों दोनों मिक्स हो गई, तो कौन सी ज्यादा है, नाइट्रोजन। कितनी ज्यादा है, 78% है ना, और ऑक्सीजन कितनी है, 21%। तो इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, ठीक है ना। ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, अब जल्दी जल्दी कर लेंगे। और अब अगर आप उसके अंदर गैस के अंदर कोई लिक्विड आप जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म क्या उड़ जाता है ना, वोलेटाइल होता है, तो क्लोरोफॉर्म इसमें मिल जाएगा जैसे नाइट्रोजन गैस में, तो लिक्विड इन नाइट्रोजन हो गया, सॉरी लिक्विड इन गैस हो गया। सॉलिड इन गैस, कैम्फर, कैम्फर पता है, कपूर, कपूर देखा है ना पूजा वगैरह में लगता है जो, अरे बोलो यार, हाँ, तो कपूर भी क्या उड़ जाता है, तो सॉलिड है वो, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो वो नाइट्रोजन गैस में उसको अगर मिक्स हो गया तो उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, उसके जो कॉमन एग्जांपल बता रहा है, सॉल्वेंट कौन होगा और सॉल्यूट कौन होगा, तो कैम्फर क्या है, सॉल्यूट है, और नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट। सेम वे लिक्विड सोल्यूशन, अब लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड ही रहेगा। अब उसमें तीन चीजें मिला सकते हो, गैस, मान लो कोई गैस मिला दी लिक्विड में आपने, कौन सी, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। आप मुझे बता सकते हैं ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व होती है या कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की बात कर रहा हूं, पानी, पानी के अंदर क्या डिजॉल्व होती है ज्यादा, बताओ आप लोग बताओ, आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ, अच्छा जी, व्हाइट मिल्की कलर काहे में बनाता है, हाँ? आपको ध्यान से, यस इट इज CO2, इट इज CO2, CO2 ज्यादा डिजॉल्व होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होता है, CO2 ज्यादा। और यही कारण है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना, तो ऑक्सीजन को लेके जाने के लिए उसको हेमोग्लोबिन चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, उसके ब्लड के अंदर जो वाटर है वही इसको लेके उठा के लेके जाता, बाहर कर देता है। ऑक्सीजन को लेके जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हेमोग्लोबिन की, उसके अंदर होता है आयरन, वो आयरन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, कौन से बॉन्ड बनाएगा वो 9th चैप्टर में बताऊंगा।
एनीवे आपको समझ में आ रहा होगा, हर चीज समझ में आ रहा है ना ये सब। और आपको एक चीज बता दो आज, चलो इसी चैप्टर में हम सॉल्युबिलिटी की जब बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी आप मुझे बताएंगे ठंडा पानी है, गर्म पानी है या नॉर्मल पानी है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कहाँ ज्यादा होती है? ठंडे पानी में सबसे ज्यादा होती है, नॉर्मल पानी में और कम होती है। और जैसे ही पानी को गर्म करना शुरू करो, आपने देखा होगा पानी के बुलबुले निकलने शुरू। वो बुलबुले और कुछ भी नहीं है भाई, ऑक्सीजन है। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर रेज करोगे, पानी पानी के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसीलिए देखा होगा आपने, मछलियां जो होती हैं ठंडे पानी में बहुत मोटी मोटी होती हैं, और जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे कैसी होती हैं? बहुत स्लिम टाइप होती है, क्योंकि उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है ठंडे पानी में। और नॉर्मल या थोड़ा गर्म टेम्परेचर जहाँ पे है वहाँ पे उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसलिए वो थोड़ी पतली रहती है। लिक्विड के अंदर लिक्विड मिला रहे हैं आप, लिक्विड के अंदर लिक्विड क्या मिला? इथेनॉल है। शराब मालूम है ना, लोग शराब पीते हैं पानी में मिला मिला के, पता है कि नहीं? हाँ, वो डाइल्यूशन करने के लिए। और डाइल्यूशन कितने कुछ इसका रेशो है, परसेंटेज वगैरह है, या किसी भी रेशो में मिल सकता है? किसी भी रेशो में मिल सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड भी मिला सकते हैं, बिल्कुल मिलाते हैं। ग्लूकोज इन वाटर, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, बहुत सारी चीजें हैं। अब आ गया सॉलिड सोल्यूशन। मैंने बताया ना आपको, जो बच्चे शुरू शुरू में नहीं जानते कि वो सॉलिड भी सोल्यूशन होता है। इसका मतलब सॉलिड तो रहेगा ही रहेगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? सॉलिड है। और उसके अंदर क्या क्या मिला सकते हो आप? गैस मिला सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम के अंदर हाइड्रोजन मिला सकते हैं। लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, मालूम है ये? आप लोगों को पता है अमलगम का मतलब क्या होता है? हाँ, यस, यस, मेरे से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैं इंटरव्यू के लिए गया था, तो मुझसे पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अमलगम, क्या होता है अमलगम? तो मरकरी के अंदर कोई भी मेटल जब मिलाएंगे तो उस मेटल का अमलगम बनेगा, तो उस मेटल को साथ में बोलना है। अगर मैं बोलता हूँ सोडियम अमलगम, तो इसका मतलब है मरकरी के अंदर हमने सोडियम मिलाया है ना? और अमलगम किस चीज का बनेगा? एजी अगर मिला दिया तो एजी अमलगम। डेंटिस्ट होता है ना जो, वो अमलगम यूज करता है। जब आपका दांत निकल जाता है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, फिलिंग्स, फिलिंग समझते हो? कुछ फिलिंग्स वगैरह डालता है उसके अंदर दांतों में। आजकल बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आ गई हैं। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, है ना? कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। आई होप ये समझ में आ गई होंगी सारी बातें। अब आ जाओ प्रैक्टिकली, ये सब चीजें नॉर्मल थी, आप समझते हो। अब है एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। आप मुझे बता सकते हो आपके घर में खांसी की दवाई है? खांसी की दवा है भाई? अरे हाँ ना में बोल दो बस। कफ सिरप, कफ सिरप की बात कर रहा हूँ। उसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। वाई? हाँ, तो कहने का मतलब ये है, नहीं सस्पेंशन होता है, नॉट स्कोलोडल होता है। इसीलिए कभी कभी दवाई पे सस्पेंशन लिखा ही होता है, सस्पेंशन। एक्चुअली वो सस्पेंशन का मतलब है कि जो उसके अंदर दवाई मिली हुई है, जनरली अल्कोहल होता है। अल्कोहल होता है कि नहीं, मालूम है या नहीं? बेस, जो उसका बेस है, जो जिसके अंदर मिलाई गई है दवाई, जिसके अंदर मिलाई गई है वो क्या है? अल्कोहल। और जो दवा मिलाई गई है वो सॉलिड होता है, तो सॉलिड इन लिक्विड बोल सकते हैं। और वो दवा क्या होती है? सस्पेंशन होती है, मतलब मिक्स नहीं होती प्रॉपरली।
और वो क्या करेगी फिर, वो सस्पेंशन फॉर्म में रहेगी। जब भी आप उसको हिलाओगे, नहीं तो नीचे बैठ जाएगी जाके। सस्पेंशन में क्या होता है, जैसे मिट्टी के अंदर रेत मिला, सॉरी पानी में रेत मिला दो, तो थोड़ी जब तक आप इसको हिलाते रहोगे तब तक वो ऊपर तैरता रहेगा, और जैसे ही छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए, नीचे नीचे मिट्टी या जो भी रेत वगैरह सब नीचे बैठ जाएगी, है ना। तो वो सस्पेंशन होता है। लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता था, वो कैसे लिखा रहता है। V/V लिखा रहेगा, W/W लिखा रहेगा। सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार, मजे से पढ़ेंगे हम इसको। और W/V, इन तीनों में एक चीज लिखी रहेगी, ठीक है। क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोलता है, मास परसेंट, W/W। W यहाँ पे क्या है, W इनफैक्ट वेट के लिए है, लेकिन हम लोग बात करेंगे मास की। मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, ये आपको याद रहना चाहिए। याद क्या, अभी याद हो जाएगा। तो मास ऑफ कंपोनेंट इन दी सॉल्यूशन, मतलब एक तरीके से मैं बात कर रहा हूँ सोल्यूट, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। नहीं आई बात समझ में, ये है सोल्यूट। मान लो चीनी है, चीनी मिला रहे हो आप पानी में, या नमक मिला रहे हो पानी में, तो सॉल्ट अगर मिलाते हो मान लो, तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट सोल्यूट है। और टोटल मास इसे बोला, देखो टोटल मास, यहाँ टोटल मास का मतलब है सॉल्वेंट और साथ में जो सोल्यूट डाले वो मिला के, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। दोनों को मिला देना, मतलब सोल्यूशन का मास कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे, मास ही होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी बता रहा है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। अब जब 90 ग्राम ऑफ वाटर में करोगे तो भाई 10 ग्राम ये भी तो मिल जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। समझ रहे हो कि नहीं, 10 ग्राम ग्लूकोज ऊपर और 90 ग्राम पानी, तो 90 ग्राम पानी और 10 ग्राम ग्लूकोज है ही, तो क्या बन गया, 10/100, 0.1 आएगा। बात समझ में आई या नहीं। अगर 10% ऑफ ग्लूकोज का सोल्यूशन बना रहे हो तो ऐसे ही आएगा ये। आई होप समझ में आ रहा होगा, मास बाई मास, दोनों का मास, राइट। हाँ, इंटू 100 परसेंटेज, तभी तो आएगा, परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100, यहाँ लिखा ना मास परसेंट। तो मैं मान के चलूँ आपकी समझ में आ गया है, पढ़ा तो है ही आपने, समझ में आया ही होगा। और अच्छी बात है कि आपके स्कूलों में भी पढ़ा दिया गया है, तो इसलिए मुझे लगता है मुझे पढ़ाना बड़ा ईजी होगा। लेकिन याद रखना, हर चीज को समझते हुए चलना है। कोई भी चीज, एक लाइन, एक अक्षर, कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तुरंत बात करो। अब है वॉल्यूम परसेंट। अब ध्यान देना, मास और वॉल्यूम में क्या फर्क होता है। अगर आपको याद हो, मोलैरिटी याद है, 11th क्लास में पढ़ाया था मैंने, मोलैरिटी और मोलैलिटी, याद है आपको। तो यहां जिस चीज में आप डिजॉल्व करते हो, ये पर लीटर होता है, लेकिन यहाँ मोलैलिटी की बात करते हैं तो हम मास की बात करते हैं, पर केजी। हम इसको मास की बात करते हैं पर केजी। रीजन क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा, टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मोलैलिटी में। अगर कोई भी चीज 1 किलोग्राम है तो वो 1 ही किलोग्राम रहेगा, लेकिन अगर उसको आपने लीटर में मेजर किया है, मान लो टेम्परेचर आपने बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, दूध उबलता है ना, दूध का वॉल्यूम बढ़ जाता है ना जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, लेकिन जब आप उसको तौलोगे तो उतना ही रहेगा, उतना ही केजी। लेकिन क्या है, देखने में बड़ा ज्यादा हो जाता है, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे तो आपके अंदर, उसके अंदर ड्यू टू टेम्परेचर बदलाव आ सकता है। टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। इसीलिए मोलैलिटी का इस्तेमाल कब करते हैं, जहां पे टेम्परेचर आपको तकलीफ दे रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं बच्चों, सभी लोग बताओ यार, मुझे नहीं मालूम है आप लोग कैसा समझ रहे हो। अंशुल क्लियर है, वेरी गुड, समझते रहो। नहीं क्लियर हो तो मेरे से बात करो, जरूर पूछो।
मैं आपको 10 बार बताने को तैयार हूं। अब इसके बाद आता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज फिर से मैंने बताया टेम्परेचर का प्रॉब्लम इसमें रहेगा। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट आप मिक्स करते हो, और यहाँ पे बोलता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूट का भी, दोनों बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, मास की तरह। बस यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसका फर्क है, वॉल्यूम रहेगा बस। अब जैसे यहाँ पे बोलता है फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन, इथेनॉल सोल्यूशन 10% है, इसका मतलब है 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजोल्व करते हो कितने, 100 ml, मतलब सोल्यूशन बन जाना चाहिए 100 ml। तो इसका मतलब ये है कि 10 डिवाइडेड बाई 90 प्लस 90 प्लस, तो पानी कितना है 90 है, और इथेनॉल मिलाया 10 ml, 10 ml डिवाइडेड बाई 100। तो अगर आप 10 ml 90 ml पानी में मिक्स कर देते हो तो वो 10% का सोल्यूशन बोले जाएगा। क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं। यार नींद तो नहीं आने लगी आप लोगों को? श्योर? अब आता है, देखो अब देखो यहाँ पे मजेदार चीज है। अब देखो फर्क, देखो जब मैंने पहले ही बता दिया था तीनों चीजों के बारे में, तो अब आप बिल्कुल कॉशियस हो, ठीक है ना? कैसे कॉशियस हो? अब यहाँ पे पहले आपने पढ़ा ये सॉरी मास बाय मास, मतलब सॉरी डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, और फिर पढ़ा वी बाय वी, लेकिन अब बोलता है डब्ल्यू बाय वी। तो डब्ल्यू बाय वी में क्या है, ऐसा क्यों लिखा है? एक जगह डब्ल्यू मिलता है मतलब मास है, और वी मतलब वॉल्यूम है। तो अनदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, देखो इसने लिख दिया। तो जनरली ये फार्मेसी दवाइयों वगैरह में यूज होती है। इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml। तो ये हमेशा 100 ml में ही डिजोल्व करना है सोल्यूशन। ml, जब ml की बात करोगे तो भाई जो जो आप सॉलिड मिला रहे हो इसके अंदर, वो तो ml में होगा नहीं, वो तो मास में होगा। और जब ये ml करोगे तो ये ml क्या रहेगा, पानी रहेगा, पानी या जो भी इथेनॉल आप इसके अंदर भी बेस मान के चलते। क्लियर है या नहीं दोनों चीजें? अच्छे से समझते हुए चलना। फिर इसके बाद आता है पार्ट्स पर मिलियन। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, जो जो जितने पार्टिकल में काउंट करोगे या वॉल्यूम में काउंट करोगे या मास में काउंट करोगे, तो नंबर ऑफ पार्ट्स पार्टिकल मान लो कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अब जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर हमारा क्या है, पूरा का पूरा गैसेस का क्या है वो, ऐसा नहीं लगता कि सॉल्यूशन है? भाई हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, वो भी उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, मिक्सचर है बहुत सारी, तो वो भी एक तरह का सोल्यूशन है। और फिर उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें, अनवांटेड चीजें हैं, पोल्यूशन वगैरह हम लोग मेजर करते हैं कैसे, क्या क्या है, ठीक है? तो अब यहाँ पे यही बोलता है, इसलिए देखो 10⁶ से मल्टीप्लाई करना, ये याद रखना आप। ये कुछ बच्चे ना पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10⁶, ठीक है? As in the case of percentage concentration in the parts per million can also be expressed as mass to mass। इसको भी मास टू मास ही बताते हैं, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ही बताएंगे, ठीक है? मास टू मास, ट्रेसेस रहते हैं बस, ज्यादा उसमें वो नहीं रहता। मतलब कहीं कहीं पे बड़े शहरों में देखा होगा आपने, दिल्ली वगैरह में देखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या परसेंटेज है ना, पीपीएम में वो लिखा रहता है, बोर्ड लगे रहते हैं कि वहाँ पे SO2 कितना है, लेड कितना है, क्या क्या चीज़ें जो हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा कर रही हैं, क्या परसेंटेज है, सो दैट पीपल शुड गेट अवेयर, लोग बाग कम पोल्यूट करें। वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए लगाया गया कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी ज़्यादा पोल्यूशन है। आई होप समझ में आ रही होगी बात आपको। यहाँ बोलता है लीटर ऑफ सी वाटर, सी वाटर आप सबको मालूम होगा शायद, पानी। पानी एक ऐसा यूनिक आइटम है जिसके बारे में सबसे पहले हमने क्या किया है, 1000 ml जब हम लेते हैं तो वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है।
इसलिए हम हमेशा पानी को ही मेजर करते हैं इस तरीके से। लेकिन वहीं अगर आपने, एक मिनट, अगर वहीं आपने समुद्र का पानी लिया, सी का पानी लिया, तो वो 1030 ग्राम होगा। तो अब ये 1000 ml लोगे तो 1 kg मतलब कितना, 1000 ग्राम। लेकिन उसके अंदर नमक कितना है, देखो 30 ग्राम नमक है उसके अंदर। 1000 ग्राम पानी है और 30 ग्राम उसके अंदर नमक है। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से बात को, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। सी का पानी लेते हो तो इतना नमक उसके अंदर रहता है। कोई डाउट समझ क्लियर नहीं हो रहा तो पूछ लो। एंड कंटेन्स अबाउट 6 × 10⁻³ ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इतनी होती है उसके अंदर, 6 × 10⁻³ ग्राम, बहुत कम है ये। सच ए स्मॉल कंसेंट्रेशन इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एट 5.8 ग्राम पर टू द पावर। अब समझ गए कि नहीं ये बात, 5.8 ग्राम पर 10⁻⁶। तो अब ये कितनी हुई, इनफैक्ट 6 की जगह पे 5.8 ले रहा है ये, तो 5.8 ग्राम पर 10⁻⁶ ग्राम, मतलब इतने ग्राम 10⁻⁶ ग्राम में। तो इसका पीपीएम निकालेंगे तो 5.8 आएगा। ये कैलकुलेशन बाकी छोड़ दो, बस पीपीएम लिख दो। बस पीपीएम ये भी शो करता है 10⁻⁶। So the concentration of pollutant in water or atmosphere is often expressed in the term of, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बता सकते हो? म्यू क्या होता है, माइक्रो 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 यूज होता है, ठीक है ना। कहाँ चला गया यार, ठीक है, माइक्रोग्राम पर ml और पीपीएम, आप दोनों में से कुछ भी बोलो, ठीक है। आगे बढ़ूं। इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम जो हमें इसमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है, उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हो, 11th क्लास में पढ़ाया हूं मैं। अगर आपको अभी नहीं आता है तो पूछो, मैं फिर से बता देता हूँ। बोलो भाई। मोल फ्रैक्शन का मतलब नहीं, जिसको नहीं आता उसकी बात कर रहा हूँ। पता नहीं कुछ लोग होंगे नहीं पता होगा उनको। एक चीज बताओ मुझे, मान लो किसी चीज के 4 टुकड़े किए आपने, ये 4 टुकड़े हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 में से आपने एक लिया, तो आप क्या बोलते हो, 1/4 ना। आउट ऑफ 4 आपने 1 ले लिया, यही बोलते हो ना। तो अगर अगर ये 4 मोल मतलब 4 चीजें हैं, उसमें से आप 1 पार्ट लेते हो तो 1/4 मोल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये बता रहा है, कोई भी चीज अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट लेते हो, कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स और ये उसका एक पार्ट। तो जो जो मैंने अभी आपको 1/4 बताया, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो बस वही करना है। अब ये दो दो चीजें मान लो, एक्स ए इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोल रहा है। तो इसका मतलब एन ए मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, 3 भी हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ये बात क्लियर होगी, 11th में पढ़े हो, लेकिन क्या फिर से बताया जा रहा है इसलिए क्योंकि इसके ऊपर इसके बेस्ड कैलकुलेशंस होंगी। कभी ऐसा ना हो कह रहे सर मुझे तो आता ही नहीं है। तो याद रखना हमेशा, ये जितने भी आप नंबर ऑफ मोल्स लिखते हो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इन सबको ऐड करोगे तो हमेशा कितना होना चाहिए, 1। कितना होना चाहिए, हाँ, ये हमेशा याद रखना। लिखा भी होगा कहीं समवेयर, ये लिखा तो है देखो, xi x2 x1 x2 x3 xi तक पूरा मिला के कितना होना चाहिए, हमेशा 1। अगर मान लो 2 चीजें बाइनरी चीजें हैं, ध्यान से सुनना, बाइनरी वाली चीजें हैं और उसमें एक के बारे में आता है कि वो 1/3 मोल है, तो आप हिचक होके दूसरे को बता दो 2/3 मोल होगा दूसरा।
क्योंकि दोनों का ऐड करोगे तो कितना आता है 1। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, समझ में आ गया। ये मैं बताऊं या आप पढ़ेंगे? मुझे पता है पढ़ भी चुके हो, लेकिन आपको मैं बताऊं या क्या? बोलो बोलो, अगर बताना है, एक एक आप में से एक भी बोलेगा तो मैं पक्का बताऊंगा। नूपुर आता है तुम्हें? नूपुर आता है ये? वे नालायक फिर बोलता है तूने पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब जब मैं पढ़ने के लिए बोला था। क्या पढ़ा फिर तुमने, बताओ। हाँ तो एग्जाम्पल है तो क्या हुआ, पढ़ना था ना। ना हाँ बोलते हो ना ना बोलते हो यार, कैसे, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक मिनट, चलो। हाँ भाई, अब ध्यान दो, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो। देखो ना, अब नूपुर ध्यान दो यार, तुम पढ़ते नहीं हो यार बिल्कुल भी। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इसके बारे में ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको हम पेट्रोल में या किसी चीज में मिक्स करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या करते हैं हम लोग, कम कर देते हैं। पता है कि नहीं ये बात? क्या हो जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए भाई, आप समझे नहीं। मान लो आप रशिया में हो, रशिया में बहुत बर्फ पड़ती रहती है कई बार, और आप अपनी जीप या गाड़ी में जा रहे हो, आपका पेट्रोल जो है वो किस स्थिति में आ गया, किस पोजीशन पे आ गया, फ्रीज होने की पोजीशन पे आ गया। तो फ्रीज हो जाएगा तो आपकी कार चलेगी? बोलो। तो जब नहीं चलेगी तो फिर क्या करोगे, अब आपको जाना भी है। जब ऐसे टेम्परेचर पे लोग ट्रेवल करते हैं तो इथाइलिन ग्लाइकोल अपने पेट्रोल में डाल लेते हैं। वो क्या करता है, जो जितना फ्रीज होना होता है ना, उससे और कम टेम्परेचर होगा तभी जाके फ्रीज होगा, अदरवाइज उस टेम्परेचर में फ्रीज नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, छोड़ दो। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, वो मैं पर्पज बताना चाहता था बस। इन अ सोल्यूशन ऑफ कंटेनिंग, अब सबसे पहले तो इथाइलिन ग्लाइकोल का एक आपने कहा, उसमें मोल फ्रैक्शन बताना है। कैसे बताना है? अभी आपके पास एक सॉल्यूशन है, बोलता है कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2। C6H2 क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास, इथाइलिन ग्लाइकोल 20% है। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अगर अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल। और अच्छे से बताऊं, अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन है, 100 ग्राम का सोल्यूशन है, वन कैन स्टार्ट विद एनी अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, बता रहा है आप किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हो, बिकॉज द रिजल्ट ऑफ 10 विल बी द सेम, क्योंकि परसेंटेज है। 100 क्यों, 200 ले लो, 1000 ले लो, क्या फर्क पड़ता है? जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो सब सेम ही आएगा। सोल्यूशन विल कंटेन 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन। अब सोचने वाली बात है, पीछे एग्जांपल पढ़ के आ गए हो, अगर 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है उसके अंदर और परसेंट की बात करता है, तो 20 ग्राम ऊपर होगा तो नीचे 20 + 80 होगा। ये बात समझ में आई या नहीं? 20 ग्राम जब आपने मिक्स किया है तो सीधी सी बात है 80 ग्राम पानी के अंदर मिक्स किया है, जब जाके वो 100 का हो गया सोल्यूशन। तो 20 ऑफ 100 है ये, ठीक है। तो अब आपके पास क्लियर पता चल गया कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है कितने में, 80 ग्राम पानी में। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि 100 ग्राम पानी है, बस उनका न्यूमेरिकल गया, खत्म। तो जो चीजें मैंने पीछे पढ़ाया हूं आप इसको लाइट में मत लेना, समझना। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। आप डायरेक्ट परसेंटेज यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मोल की बात करना है, मोल फ्रैक्शन पूछता है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे आप, मोलार मास इथाइलिन ग्लाइकोल का निकाल लो।
जो बच्चे स्मार्ट हैं, जिनको मल्टीपल चॉइस करने हैं, आईआईटी मेंस वगैरह देना है, कुछ कुछ चीज़ों के मोलार मास उनको याद रहेंगे, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल, बेंजीन, वाटर, ये सब का याद रखना है, अपने आप याद हो। ग्लूकोज याद हो जाएगा, डोंट वरी, मैं बताता रहूँगा आपको बीच बीच में। तो C2H6O सबका मास आपको पता है और आराम से आप निकाल सकते हो 62 ग्राम पर मोल। कोई डाउट? अच्छा, अब ये 62 ग्राम पर मोल आपके पास एक एक मोल में 62 ग्राम होता है बता रहा है, लेकिन आपके पास कितने ग्राम है? आपके पास तो 20 ग्राम ही है सिर्फ। भाई आप कितना मान के चल रहे हो? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम है आउट ऑफ 62। तो अब इसका मोल, नंबर ऑफ मोल्स, भाई 62 ग्राम अगर होगा तो उसको एक मोल बोलेंगे, लेकिन वो तो 20 ग्राम ही है, तो मोल निकला है हमारा 0.322 पर मोल। ये समझ में आया कि नहीं? सॉरी, पर मोल नहीं, इतने मोल। भाई अगर ये 60 ग्राम होता, सॉरी 62 ग्राम होता, और 62 ग्राम से एक मोल बनता है, तो ये 1 मोल हो जाता हो, तो है ना। और अगर ये 124 ग्राम होता तो हम क्या बोलते? कितने मोल? 2 मोल बोलते। मतलब इसको इससे डिवाइड करना है, बस सिंपल। तो अब हमारे पास ज़्यादा वैल्यू नहीं है, हमारे पास कम वैल्यू है। कितनी है? हमारे पास 20 ग्राम है, तो 20 डिवाइड बाय 62। अब इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो हमारे पास कितना मोल आया? 0.322। अब इसके बाद आता है मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर का मोल निकालने हैं, तो वाटर का मोल आपको पता 80 ग्राम है, और एक मोल में कितना होता है? H2O, वाटर H2O, H के 2 और 16, 18 हो गया 18। ये बात पता होगी। तो 80 ग्राम में कितने मोल हैं? 18, सॉरी 18 का एक मोल होता है, तो आपको मिलता है 4.444 मोल। इतने मोल पानी का मिल गया। इतने मोल किसका है? ये सॉरी इथाइलिन ग्लाइकोल। अब सबके मोल फ्रैक्शन शुरू। एक्स ग्लाइकोल मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल का निकालना है, तो ये वाला नंबर ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? दोनों का प्लस। अभी पढ़ के आया ना ए और बी का। यार इस सवाल को आपको खुद करना था यार, लेकिन आप लोग करते नहीं हो यार। बच्चों वाले सवाल है, अब ये भी नहीं करोगे तो फिर सब न्यूमेरिकल में फंस जाओगे। तो अभी आपको एक्स ग्लाइकोल कितना मिला भाई? 0.068। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया बाइनरी सॉल्यूशन है, और एक का मोल फ्रैक्शन आपको मिल गया, तो 100 में से घटा देना इसको बस। कितना आएगा? ये देखो 1 माइनस 1 में से घटा दिया, कितना है? 0.932। यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्ट परसेंटेज निकालोगे तो 4.444 ऊपर, और नीचे नीचे प्लस करके डिवाइड कर दो। और नहीं तो बाइनरी के लिए मैंने क्लियर बोला हुआ है, अगर 2 हैं तो एक पता चल गया, और एक में से माइनस कर दो। 0.068 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2, 9 में से 6 गए 3, 9, 0, 932। क्लियर? तो ये सब बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, और ये डायरेक्टली ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके लिए, क्योंकि बेसिक है। हाँ, ये आपको आना चाहिए, तब आप बाकी के क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑलरेडी मैं मोलैरिटी अभी पीछे आपको बता के आ रहा हूँ। कैपिटल एम और मोलैरिटी होता है स्मॉल एम। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर, बस इतना ही है। क्लियर? 1 लीटर मतलब ये वॉल्यूम में काउंट किया जाता है। ठीक है। तो मोलैरिटी क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, मेरे ख्याल से इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था ये 0.25 मोल पर लीटर का मतलब क्या है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं दोबारा भी बता सकता हूँ अगर पूछोगे तो। और यहाँ पे बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे खुद से और फिर मुझे बताएंगे। चलो खुद से करो, डरने की जरूरत नहीं है। डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। कम ऑन, मैं पानी पी के आता हूँ, आप लोग बताओ मुझे। इन
450 ml solution, there is 0.125 mole of NaOH. तो 1 ml होगा तो कितना होगा 0.125 डिवाइडेड बाई 450, और वही अगर 1000 ml लोगे तो कितना होगा 1000 इंटू 0.125 डिवाइडेड बाई 450। क्या यही फॉर्मूला नहीं है? मैं चाहता हूं कि आपकी समझ में आए क्या आखिर आप कर क्या रहे हो वो समझना है। ये नहीं रट्टा मार फॉर्मूला लिख दिया, ये पुट कर दो वो पुट कर दो, यू आर लाइकली टू फॉरगेट इट। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखो कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ देखो मोल हमने निकाल लिया, अब इतने मोल आपको मिलता है 450 ml में, ये क्लियर है 450 ml में इतने मोल मिलता है। तो अब वो सीधे सीधे पूछ रहा है कि भैया 1000 ml में कितने मोल मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि आपको मोलैरिटी कितने में निकालनी होती है 1000 ml में। अब तो समझ में आ गई बात कि 450 ml था तब वो इतने मोल था या इतने ग्राम था। आपको चाहिए तो ग्राम भी निकाल सकते हो आप, चलो ग्राम में निकाल, उल्टा करेंगे काम को हम, अभी और अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलो 5 ग्राम NaOH 450 ml में है, या ऐसे लिखो 450 ml के अंदर कितना है 5 ग्राम। चलो अभी और बढ़िया समझ में आएगा। तो 1 ml के अंदर कितना होगा 5/450, और मुझे तो 1000 ml में चाहिए, तो ये कितना होगा 1000 ml 5/450। अभी आपको ग्राम मिलने वाला है 59 100 डिवाइडेड बाई 9, इतने ग्राम आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा इतने ज्यादा सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो 1000 में कितना होगा 1000 ml में 9 से डिवाइड करो, मतलब इतना आ गया, सिंपल सी बात है, इतने मोल है मतलब समझ लो। ठीक है, इतने ग्राम है सॉरी। अब बोलता है मोल बताओ, अब इसके अंदर मोल में बताओ, जैसे 2.78 आया ना मोल, अब ये 2.78 क्यों नहीं आ रहा हमारा, आएगा बिल्कुल आएगा। इसके मोल बताओ भाई, इतने ग्राम अगर NaOH है तो कितने मोल हुआ, डिवाइड बाय 40 1000 बाय 9 तो है ही, 40 से और डिवाइड कर दो, लो जी 0 से 0 गया, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 5 डिवाइडेड बाई 18, 5 डिवाइडेड बाई 18 डेसिमल 0, 18 दूना 36 4 1। ठीक है, अरे वो आ तो रहा है यार 0.22 कैसे होगा यार, कार्टून है। हाँ भाई यही आ रहा है फिर 0.278, कैलकुलेटर से कर रहा है क्या? हाँ पकड़े जाते हो तुम बहुत जल्दी, देख लो मैं यहाँ बैठे बैठे आपको। हाँ ठीक है अच्छी बात है, लेकिन कैलकुलेटर से मत किया करो, खुद से करना है। क्या मेरे पास नहीं है कैलकुलेटर, कि मेरे पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, एक्सेल शीट है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैं भी कर दूंगा, लेकिन आपको समझाना है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी बढ़िया से। आप चाहो तो पहले ग्राम से निकाल के फिर मोल में निकाल लो, मैंने आपको 2 तरीके सिखा दिए। हेलो, आप देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कैसे करना है सवालों को। ठीक है, सवाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होता है, कुछ लोग रट्टा मार के कर लेते हैं टाइम भी, फिर बाद में भूल जाते हैं, लेकिन जब आप कुछ समझ के करोगे ना तो कभी भूलोगे ही नहीं। मैंने आपको इसलिए इस तरीके से भी करा दिया है, तो कर लेना, समझ लेना बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब आएगा हमारा मोलैलिटी ही आने वाला है, वेरी वेरी सिंपल। मोलैलिटी बता चुका हूँ, इसमें सॉल्यूट क्या पर किलोग्राम रहेगा ऑफ द सॉल्वेंट, पर किलोग्राम रहेगा सॉल्वेंट। अब वॉल्यूम में नहीं रहेगा, 1000 ml में नहीं रहेगा, 1000 ग्राम में रहेगा या 1 kg, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बोल भी रहा है फॉर एग्जाम्पल 1 मोल पर केजी का मतलब होता है 1 मोल पर लीटर था पहले, 1 मोल पर लीटर था कौन, मोलैलिटी, लेकिन मोलैरिटी क्या होगी 1 मोल पर केजी। अरे भाई ऐसे
अब जैसे KCl की बात करता है, KCl कितना होता है 74.5 ग्राम। तो KCl जो है 74.5 ग्राम 1 किलो वाटर में डिजोल्व करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी मोलैलिटी कितनी है 1। 1 मोल में 74.5 ग्राम होता है। ये करके बताऊं क्या। पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है भाई 40 होता है क्या? नहीं, तो कैल्शियम, उसका क्लोरीन कैल्शियम का होता है कितना होता है 39 है। 39 ये होगा और क्लोरीन का होता है 35.5। यस 74.5 हो गया करेक्ट। एनीवे तो ये आई होप समझ में आ गई होगी बात आपको। ये देखो, दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड द मास डज नॉट। मेरे ख्याल से आपको ये बात है, मैंने पहले बता दिया कि आप गर्म करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम मास की बात करेंगे, कितना ही वॉल्यूम बढ़ा लो टेम्परेचर बढ़ा के, मास थोड़ी बढ़ जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? बड़ी अच्छी बात है। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, कैलकुलेट मोलैलिटी। मोलैलिटी है, प्लीज डू इट। जल्दी से करो। जल्दी करो। गुड, समझ गए या मुझे समझाना है तो बताओ। हाँ गुड। देखो, समझ 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 के करोगे तो बहुत अच्छा करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आने देंगे। ठीक। इसके ये 5 क्वेश्चन हैं। ये 5 क्वेश्चन आप लोग करेंगे घर पे, क्योंकि अभी अगर मैं करने के लिए दे दिया तो आप लोग बहुत टाइम लगा दोगे और टाइम लग जाएगा, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा अच्छे से। तो क्या करें, कर लोगे? थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी पढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। सॉल्युबिलिटी यहाँ तक पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा आपको। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अभी पढ़ने चल रहे हो ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये अभी पढ़ लेते हैं, लगे हैंड टू हैंड, मज़ा आ जाएगा आपको। चलो भाई जल्दी से देख लेते हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बाय नेम इटसेल्फ आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आता है आपके दिमाग में?
हाँ, कितना डिजॉल्व होता है, कोई भी चीज़ कितनी डिजॉल्व होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ कितनी डिजॉल्व होती है उसके बारे में बात कर रहा है ये। तो मान लो जैसे नमक है, आप पानी में डिजॉल्व करते हो, या शुगर है डिजॉल्व करते हो, तो एक टाइम आता है जब वो सैचुरेटेड पोर्शन में आ जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि भाई फर्दर नाउ यू कैन नॉट डिजॉल्व एनीथिंग, आप उसमें कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो का मतलब टेम्परेचर मत रेज करो बस। तो उस समय उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वो अब क्या बन गया, सैचुरेटेड। और फिर अगर आप उसको गर्म करना शुरू कर दो, जैसे आपने देखा होगा आपकी मम्मी रसगुल्ले वगैरह बनाती है, तो देखा होगा जब आप शरबत बनाते हो तो आप उसको स्टीर करते हो, स्टीर कर देते हो तो बड़ी जल्दी डिजॉल्व हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, है ना। स्टीर कैसे करते हो आप, मैकेनिकली चम्मच वगैरह उसमें डाल के घुमाते हो, मैकेनिकली डिजॉल्व हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन जब आपको रसगुल्ले बनाने हैं और 1 किलो 2 किलो चीनी डिजॉल्व करनी है तो आप स्टीर नहीं करते हो, क्योंकि आपको गाढ़ी शुगर शुगर सिरप गाढ़ा चाहिए। इन दैट केस वो डिजॉल्व नहीं होता। लेकिन आपकी मम्मी चाहे चाहे उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन उनको चूल्हे को आग लगाई और उस पर रख दिया फटाफट, और फिर क्या होना होना शुरू हो जाता है, डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है ना। और बड़ी जल्दी थोड़ा सा चलाया वाला इधर उधर स्टीर किया और फटाफट डिजॉल्व। तो इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर रेज करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो क्या हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे हमने अब सॉल्युबिलिटी, आपने देखा होगा जब रसगुल्ले रसगुल्ले का सिरप बन चुका होता है, तो आप कभी जाते हो किचन में, आप मम्मी से बोलते हो अरे ये तो बहुत पतला बनाया आपने, बहुत कम मीठा होगा, ऐसा हुआ है कभी, बोलो भाई, हेलो, आप बोलोगे ये तो बहुत पतला है, मीठा नहीं होगा, है तो इतना पतला क्यों बनाया सिरप, जब गरम गरम रहता है। तो आपकी मम्मी क्या बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से, ये ठंडा होगा तो अपने आप गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब उसका टेम्परेचर कम होगा तो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है वो। और अगर आपने सैचुरेटेड पॉइंट तक आपने दुनिया भर का उसको शुगर उसके अंदर डिजॉल्व करके रखा हुआ है, तो थोड़ी देर में क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से उसने डिजॉल्व किया था, अब वो टेम्परेचर तो है नहीं उसके पास, आप ठंडा करते जा रहे हो, तो अब ऐसे केस में क्या होगा उसमें, हाँ हाँ, क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे और थोड़ी देर में शुगर बाहर आ जाएगी, जितना डिजॉल्व होना है उतनी डिजॉल्व होगी। ठंडा होने के बाद जो भी आपका रूम टेम्परेचर रहेगा उस टेम्परेचर पे वो चीनी को बाहर कर देगा, बोलेगा भाई अब मेरी कैपेसिटी नहीं है, जब हीट थी तब तो मैंने कर दिया एब्जॉर्ब, अब नहीं होगा। एनीवे, तो आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। तो यहाँ क्या बोलता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है आपका, मैं तो शुगर और सॉल्ट का यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो भी डिजॉल्व होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसीलिए क्या बोलता है ये, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब पोलार पोलार को डिजॉल्व करेगा और नॉन पोलार नॉन पोलार को। आप एक काम करो, आप पेट्रोल को, एक मिनट पहले मुझे बता लेने दो, आप पेट्रोल के अंदर, आप पेट्रोल के अंदर चीनी डाल दो, शुगर डाल दो, क्या होगा, बोलो, पेट्रोल के अंदर शुगर डाल दो, क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ, क्योंकि वो सेम टाइप का नहीं है, नहीं डिजॉल्व करता। लेकिन वहीं जब आप पानी में डाल दो शुगर या सॉल्ट, तो डिजॉल्व हो जाता है। इसलिए इसने क्या बोला, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या क्या चीजें देखी आपने यहाँ पे, इट डिपेंड्स अपॉन, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट का और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, और साथ में टेम्परेचर कितना गर्म करना, और प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट खास करके सॉलिड इन लिक्विड तो बहुत कम है, प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक काम करो,
ये वाला पार्ट पार्ट पढ़ लो जरा, थोड़ा सा जस्ट। क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा है कि भाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी में। तो अभी आप ऊपर तो सब कुछ तो पढ़ लिए हो, लेकिन थोड़ा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेगा आप, अभी तो लेमैन लैंग्वेज में पढ़ा आपने। तो solubility of solid in liquid is significantly affected by the temperature changes. Yes, temperature बदलेगा तो solubility change होती है. Consider the equilibrium represented by the equation 2.10. This being dynamic equilibrium must follow Le Chatelier principle. In general, if in a nearly saturated solution, ध्यान से सुनिए बात, अब फर्दर, नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन है अगर तो द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ध्यान से सुनना, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन समझ रहे हो ना? अरे कोई भी चीज डिजोल्व हो रही तो उसी को डिसोल्यूशन ही बोलते हैं। अब आगे बोलता है डिसोल्यूशन प्रोसेस इन एंडोथर्मिक। अगर सीधी सी बात है, एंडोथर्मिक कब होगा? जब आप उसको हीट करोगे। तो डेल्टा सोल एच का मतलब समझ रहे हो ना आप, मतलब हीट आप उसको दोगे। एंडोथर्मिक में हम क्या हम क्या करते हैं, हीट हम उसको देते हैं। तो सीधी सी बात है वो पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंडोथर्मिक रहेगा वो, और हमेशा क्या रहेगा टेम्परेचर उसका? पॉजिटिव, हीट पॉजिटिव रहेगी। और सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। ये सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा जब उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड इफ इट इज एक्सोथर्मिक, अगर ये गड़बड़ है यार, ये तो जरा देखना एक बार।